हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे मैंने आपको फॉर्मल चार्जेस के बारे में बताया था। आज हम अभिक्रियाओं की क्रियाविधि निर्धारित करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि अभिक्रिया की क्रियाविधि को हम कौन कौन सी विधियों से पता लगा सकते हैं। इनमें से विशेष विधियां हैं प्रोडक्ट एनालिसिस। अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है उसको देख के हमको पता चल जाएगा कि मैकेनिज्म क्या है। मध्यवर्ती क्या है उससे हमको पता चलता है। आइसोटोपिंग लेबलिंग से, स्टीरियोकेमिकल स्टडी से, काइनेटिक एविडेंस से, ये सब विधियां हैं जिनसे हम पता लगाएंगे कि अभिक्रिया कौन सी क्रियाविधि से हुई। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस। अभिक्रियाओं की क्रियाविधि उनके उत्पादों और उप उत्पादों को पहचान कर भी की जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल, ये एलिलिक अल्कोहल है जिसका जल अपघटन हम कर रहे हैं, तो हम देखते हैं 85% टर्शरी और 15% हमको प्राइमरी प्रोडक्ट मिलता है। क्योंकि प्रत्येक स्थिति में उत्पाद संगठन एक सा रहता है, अतः यह एक उभय मध्यवर्ती बनने की संभावना देता है। इसी प्रकार हम उत्पाद की पहचान करके अगले एग्जाम्पल में देखते हैं कि दो ज्यामितीय समावयवी है। यहाँ पर अमाइड, यहाँ पर बैकमैन पुनर्विन्यास में दो रेखीय ऑक्सीमो के दो ज्यामितीय समावयवी है। इनकी PCl5 से क्रिया कराने पर प्रतिस्थापी एमाइड बनते हैं। बाद की खोजों से यह पाया गया कि माइग्रेटिंग ग्रुप OH समूह में ट्रांसपोजिशन का होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल से हम समझते हैं 2 ब्रोमो 5 नाइट्रोस एसिटोफिनोन ऑक्सिम का एक समावयवी के साथ उपचरित करने पर तुरंत वलय संवर्तन रिंग क्लोजिंग द्वारा बेंजोक्साइल बनता है, अतः इसकी संरचना एक है। दूसरे समावयवी में हम देखते हैं कि यहाँ पर पुनर्विन्यास से ट्रांसमाइग्रेशन के द्वारा यहाँ पर कंपाउंड हमारा यहाँ पर हम देखते हैं कि अमाइड है। प्रतिस्थापी अमाइड पहचान कर स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर बैकमैन पुनर्विन्यास हुआ है। तो साइक्लाइजेशन होने पर हमारे को पता चलता है कि ये आइसोमर था। अमाइड बनने पर हमारे को पता चलता है कि ये आइसोमर है। तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट्स देख के हर अभिक्रिया में ये फाइंड आउट किया कि अभिक्रिया कैसी है। दूसरी विधि हम देखते हैं मध्यवर्ती की उपस्थिति के निर्धारण से। मध्यवर्ती का जो उपस्थिति, मध्यवर्ती को हम कैसे निकालेंगे? पहला हम आइसोलेशन से निकालेंगे, दूसरा हम डिटेक्शन से और तीसरा हम कूट यंत्रण से मध्यवर्ती को निकालेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम मध्यवर्ती को किस तरह से निकालते हैं अभिक्रिया में, और फिर हम उसकी अभिक्रिया की क्रियाविधि बताते हैं। तो यहाँ पर ये देखा हमने कि अस्थाई, कभी कभी स्थायी मध्यवर्ती को अभिक्रिया पूर्ण होने से पहले रोककर माइल्ड कंडीशन में उसकी उपस्थिति से विलगित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी अमाइड में जो है, यहाँ पे हमने अमाइड लिया है, तो अमाइड के पुनर्तीन मध्यवर्ती एन ब्रोमोमाइड से ऐसे एनायन तथा आइसोसाइनेट को विलगित किया जा सकता है। ये प्रस्तावित क्रियाविधि में ये तीनों ही मध्यवर्ती बनते हैं। दूसरा डिटेक्शन, अस्थायी मध्यवर्तियों का डिटेक्शन करके SN1 और E1 अधिक में कार्बोनिक आयन बनता है। इसको NMR स्पेक्ट्रो द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया में मध्यवर्ती 5 का NMR इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम द्वारा, रेडिकल इंटरमीडिएट के द्वारा, ESR के द्वारा हम निकाल सकते हैं। तीसरा हमने देखा यहाँ पर ट्रैपिंग के द्वारा। ट्रैपिंग के द्वारा आप अभिक्रिया को उस यौगिक की उपस्थिति में करने पर होता है जिसके साथ मध्यवर्ती अभिक्रिया करता है। कार्बीन साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव के रूप में कूट यंत्रित की जाती है। बेंजाइन एंथ्रासाइन के साथ तुरंत अभिक्रिया करके ट्रिप्टिसिन बनाती है। कार्बोनियम आयन का कूट यंत्रण सामान्यतः नाभिक स्नेही के द्वारा किया जाता है।
एल्कीनों पर हैलोजनों के योग से मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनने से हम ये पता चल जाते हैं कि नाभिक स्नेही उपस्थिति में अभिक्रिया हुई है, अतः नाभिक स्नेही के द्वारा अभिक्रिया हुई है। नेक्स्ट है समस्थानिक आइसोटोपिक लेबलिंग के द्वारा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमने जैसे कोई अभिक्रिया कराई है तो हमने कौन से क्रियाविधि के अध्ययन से हमको पता चलता है कि परमाणु एक समस्थानिक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और इसके पश्चात जैसे एग्जाम्पल है एस्टर का जल अपघटन करते हैं एलिल अल्कोहल से, तो एलिल ऑक्सीजन बंध का विदलन करते हैं। इसमें जो जल अपघटन की जल है वो ऑक्सीजन 18 वाला ऑक्सीजन इसमें काम में लिया जाता है। तो एसिल ऑक्सीजन बंध का विदलन होता है, इसीलिए हमको यहाँ एसिटिक एसिड में जो ऑक्सीजन मिलती है वो 18 ऑक्सीजन वाली मिलती है। कैनिजारो अभिक्रिया की क्रियाविधि में भी हाइड्रोजन का एक अणु से दूसरे अणु का स्थानांतरण होता है। बेंजील्डिहाइड के स्थान पर ड्यूटरीकृत बेंजील्डिहाइड की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ड्यूटेरियम की स्थिति अलग से बेंजील अल्कोहल के उस कार्बन परमाणु पर पाई जाती है जिससे OH समूह संलग्न होता है, अतः विलायक में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन का विनिमय संभव नहीं है। इस प्रकार दो एल्डिहाइड अणुओं के कार्बोनिल कार्बन परमाणु के मध्य एक हाइड्रोजन परमाणु का स्थानांतरण होता है। अभिक्रिया के मध्य हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु से कभी संलग्न नहीं होती, अतः कैनिजारो अभिक्रिया की मान्य क्रियाविधि निम्नलिखित है। यहाँ पर हम देखते हैं क्लोरोबेंजीन पर द्रव अमोनिया में पोटेशियम एमाइड की अभिक्रिया द्वारा एनिलीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में लेबल्ड कार्बन एटम की सहायता से ज्ञात की जाती है। इस अभिक्रिया में NH2 आयन द्वारा क्लोरीन के प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन की संभावना प्रतीत होती है। यहाँ पर 14 कार्बन क्लोरोबेंजीन से प्राप्त एनिलीन का प्रतिदृश्य लगभग आधा स्थिति 1 पर और शेष आधा स्थिति 2 पर चेपित होता है। इस तरह से हम दो पदों में यह अभिक्रिया होती है और मध्यवर्ती यहाँ पर बेंजाइन बनता है, तो हम इसके अभिक्रिया की क्रियाविधि बता सकते हैं मध्यवर्ती के निर्धारण से। चौथी विधि है त्रिविम रासायनिक उससे। त्रिविम रसायन में क्या होता है कि कभी कभी जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ प्रयोगों के द्वारा बाद में उत्पादों की निर्धारित की। उत्पाद के रश्मीकरण से समतलीय मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन के बनने का संकेत मिलता है। ऐसे कार्बोनियम आयन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण दोनों ओर से होता है, जिसके लिए अभिविन्यास धारण तथा अभिविन्यास प्रतिलोपन सहित अणुओं की बराबर संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार त्रिविम रासायनिक साक्ष्य हैलाइडों की SN1 अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि दर्शाते हैं। उपयुक्त रचना की सीधे रेखाएं कागज के तल में स्थित बंध निरूपित करती है। टूटी रेखाएं जो है प्रेक्षक की ओर से दिष्ट बंधों को निरूपित करती है। जब उत्पाद ध्रुवण घूर्णक होता है परंतु उसका विन्यास अभिकारक के विन्यास से भिन्न होता है तो अभिक्रिया इन्वर्जन कहलाती है। 2 ब्रोमो ऑक्टेन का जल अपघटन SN2 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही कार्बन पर हटने वाले Br की विपरीत दिशा में आक्रमण करता है, तो ये इन्वर्जन होता है। यहाँ पर इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। त्रिविम रासायनिक साक्ष्य का एक और उदाहरण डाइक्लोरोएथिलीन का क्लोरोएसिटिलीकरण में परिवर्तन है। यह E2 अभिक्रिया है। इसमें सिस डाइक्लोरोएथीन से क्लोरोएसिटिलीन में परिवर्तन डाइक्लोरोएथिलीन की अपेक्षा 20 गुना तीव्र होता है। स्पष्ट है कि E2 अभिक्रिया अभी तक अधिक सुगमतापूर्व होती है जब अभिकारिक अणु से निकलकर जाने वाले समूह एक दूसरे की ट्रांस स्थिति में होते हैं। इसके बाद है काइनेटिक एविडेंस। यद्यपि बलगति अध्ययनों से अभिक्रिया की क्रियाविधि स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं की जा सकती, फिर भी कोटि का निर्धारण करके उसकी क्रियाविधि स्पष्ट करते हैं। जैसे एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन की जो SN1 और SN2 से होती है। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण कैनिजारो अभिक्रिया है, उसमें तृतीय कोटि की अभिक्रिया होती है। तो इस तरह से हम अभिक्रिया की कोटि से निर्धारण कर सकते हैं कि अभिक्रिया
कौन से मैकेनिज्म की है। बल गति के आंकड़ों तथा समस्थानिक चित्रीकरण प्रयोगों के निम्नलिखित 2 क्रियाविधि है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है एसीटोन का क्षारक उत्प्रेरक आयोडीनीकरण। यहाँ पर हमने लिया है ये एल्डिहाइड हाइड्रोक्साइड आयन में बल गति के आंकड़ों तथा समस्थानिक चित्रीकरण प्रयोगों में निम्नलिखित 2 क्रियाविधि का सूत्रण किया जाता है। एक और उदाहरण एसीटोन का क्षारक उत्प्रेरक आयोडीनीकरण है, जैसे ये एसीटोन, ये आयोडीन, यह अभिक्रिया। इस अभिक्रिया की बेल गति के अनुसार अभिक्रिया की दर निर्धारण पर क्षारक द्वारा एक प्रोटॉन का निष्कासन होता है। इससे अधिक तीव्र पथ पर आयोडीन की अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये विभिन्न विधियां हैं जो कि हमारे को अभिक्रिया की गतिविधियां निर्धारण कर अभिक्रिया की क्रियाविधि निर्धारण करने में काम आती है। पहला हम प्रोडक्ट के एनालिसिस से अभिक्रिया की क्रियाविधि कर सकते हैं। दूसरा हम मध्यवर्ती के से अभिक्रिया की क्रियाविधि का पता लगा सकते हैं मध्यवर्ती के अनुसार। तीसरा हम जो है आगे हम देखते हैं तीसरी विधि हमारी समस्थानिकों की लेबलिंग से हम पता लगा सकते हैं। चौथा हम देखते हैं त्रिविम रसायन से हम अभिक्रिया की क्रियाविधि पता लगा सकते हैं। और लास्ट में हम त्रिविम रसायन की क्रियाविधि से ही अभिक्रिया की उसका पता लगा सकते हैं कि अभिक्रिया कौन से मैकेनिज्म से होगी। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर शुरू किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 1 केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आज हमारा ये यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है और हम इसके बाद थर्ड पेपर का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।